तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर। क्वेटा के मेरे जमहूरियत के सिपाहियों, उर्दू लंगो फ्रांका है लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अबूज़र मोहम्मद। रियल टॉक्स विद अबूज़र लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं PWO डिजिटल की जानिब से, और ये शो स्पॉन्सर्ड है WB by हिमानी की जानिब से। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कई सियासी ग्रुप्स बने और टूटे, कभी इस्लामी जमातों का इत्तेहाद तो कभी लेफ्ट साइड की सियासी जमातों का इत्तेहाद, चाहे वो इलेक्शन के दौरान सियासी गठजोड़ हो या किसी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तहरीक। मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत को फारिग करने के लिए 11 जमातों का इत्तेहाद चल रहा है। इस नए इत्तेहाद के रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं MNA सैयद जावेद हसनैन शाह साहब, जिनका ताल्लुक PMNN से है। जी जावेद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? सलाम वालेकुम। माशाल्लाह PDMA ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़े जलसे कर रही है। इन जलसों का एजेंडा क्या है सर, मैं जानना चाहूँगा। जलसों का एजेंडा यही है कि एक नाअहल हुकूमत को अवाम का पैगाम देना कि या आप लोग डिलीवर करें या आप छोड़ दें, ताकि कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो लोगों के लिए डिलीवर करे। आप में आम आदमी के लिए जब डिलीवर नहीं करते तो उसमें बेचैनी पड़ती है। इस वक्त मुल्क में महंगाई की बेइंतहा लहर आई है, गरीब आदमी का जीना दो घर हो चुका है। बिजली के रेट, फ्यूल के रेट, गैस के रेट आए रोज बढ़ रहे हैं। खुर्दोनोश की अशिया के रेट एक जगह पे नहीं है। चीनी 45 से लेके 110 पे चली गई है। आटे का यही हशर है। हम एक ज़राई मुल्क हैं, लेकिन इनकी नाअहल हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हमें गंदम रशिया से इंपोर्ट करनी पड़ती। हमने अपने किसान से जबरन गंदम 1400 रुपए मन के उठाई है, और अब वही गंदम जिसका वो लेवल नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम को खाने के लिए दी जाए, वो 1900 रुपए मन ये इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम अवाम को रिलीफ देंगे। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? यही पैगाम PDM ने देना है और यही पैगाम हर जगह पे PDM दे रही है। शाह साहब, PDM की काविशों को देखते हुए ये लग रहा है कि बहुत इफेक्टिवली ये लोग काम कर रहे हैं, आप लोग मतलब काम कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये नया अलायंस कामयाब हो सकेगा, और क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसके नताइज देखने को मिलेंगे? सियासी तौर पे तो मैं यकीन रखता हूं कि ये जो है अपना PDM का अलायंस वो कामयाब होगा। वो अपना मैसेज पूरी शिद्दत और जुर्रत के साथ अवाम को और गवर्नमेंट को पहुंचा रहा है, और इसमें उसे 100% इंशाल्लाह कामयाबी हासिल। और सर दूसरे तौर का मेन मकसद जो है वो ये भी है कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन जो है वो फेयर इलेक्शन, उसमें कोई चीज इन्वॉल्व ना हो, उसके नताइज जो हैं वो उन पे शकूक व शुबहात की उंगलियां ना उठे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस हद तक PDM प्रेशर बढ़ा रही है, आने वाले वक्त में ये भी होगा कि आने वाला इलेक्शन 100% इंशाल्लाह फेयर होगा। इन इदारों पे इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि कोई भी रिजल्ट चेंज करने की जरूरत नहीं करेगा। माशाल्लाह से सर, बात ये है कि हमारे मुल्क में कभी इलेक्शन तो फेयर हुए ही नहीं, तो वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग डिबेट है। ऐसे क्या मसाइल हैं मां सिवाय एहतिसाब के जो अलायंस में मौजूद मेन स्ट्रीम पार्टीज के लीडर्स का मसला है, जिन पर आप सब पार्टीज यकजा हुए हैं? दो ही इशू हैं, एक फेयर इलेक्शन, एक अवाम की मुश्किलात, महंगाई वगैरह, जिस पे तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। अगर ये तमाम सियासी पार्टियां ये चाहती हैं कि आने वाले वक्त में फेयर इलेक्शन, जिनका रिजल्ट शकूक व शुबहात से बालातर, किसी भी इदारे की उसमें कोई मदाखलत ना हो, और गवर्नमेंट को
आवाम को रिलीफ देना चाहिए। बिलखसूस रोजमर्रा की जरूरियात और अशियाए किचन में जितनी महंगाई आई है, गरीब आदमी तो उसमें जीना दो भर होता है। इन्हीं चीजों को टारगेट करके पीडीएम ने काम शुरू किया है और जाहिर है कि सबसे बड़ा जो निशाना होगा वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ही होगा, मौजूदा हुकूमत पे होगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने ही ये मसाइल क्रिएट किए हैं। मौजूदा हुकूमत को चाहिए था कि जैसे वो वादे करके आए थे वो अवाम को रिलीफ देते, ना कि वो महंगाई को इस हद तक ले जाते कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती। आम आदमी तो अब और कुछ नहीं सोचता, वो तो सुबह से शाम तक अपने किचन के बारे में सोचता है और अपनी किचन की फैमिली के बारे में सोचता है कि मैं कैसे सरवाइव कर सकता हूँ, मैं घर वालों का पेट कैसे पाल सकता हूँ। और यही चीजें हैं जिनको लेकर पीडीएम बनी है और इन्हीं चीजों को आगे लेकर पीडीएम चली है। अवाम में उनका यही मैसेज है कि एक तो इलेक्शन फेयर हो, अवाम जिसको वोट दें उसी की हुकूमत इस मुल्क में बने। दूसरी बात, महंगाई इतनी कंट्रोल हो कि एक आम इंसान को जिंदा रहने में जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाए। यही मेन इश्यूज है। जी शाह साहब, अभी आपने महंगाई का जिक्र किया तो ये देखने में आया है कि पर्ची पर लिखे हुए कमोडिटीज के रेट्स की बदौलत ही अलायंस में मौजूद मेन स्ट्रीम पार्टीज के लीडर्स को महंगाई का अंदाजा हुआ, वो भी गलत यूनिट्स के साथ। क्या ये बात साबित नहीं करती कि पीडीएम का होमवर्क मुकम्मल नहीं? पब्लिक जब भी बाहर निकलती है उनके अपने मसाइल होते हैं, सिर्फ सियासी वर्कर नहीं निकलता। सियासी वर्कर तो कमिटेड होता है अपनी जमात के साथ और उसके मंशूर के साथ, वो अपनी लीडरशिप की कॉल पे निकलने ही निकलेगा। लेकिन आम पब्लिक उस वक्त तक नहीं निकलती जब तक उसके मसाइल को टारगेट ना किया जाए, और जब वो उन मसाइल में गिरो होता है, उनसे परेशान होता है, तो वो परेशानी को जाहिर करने के लिए घर से बाहर निकलता है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की जो लहर आई हुई है उसने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इसीलिए पीडीएम की कॉल पे आम आदमी घरों से बाहर रोड पे आ गए। वो अपनी परेशानी को बयान करना चाहता है कि मैं इन वजह से परेशान हूं। आज भी अगर गवर्नमेंट आम आदमी को इतना रिलीफ दे ले कि वो मुतमिन हो जाए तो वो कभी पीडीएम की आवाज पे बाहर नहीं निकलेगी। आम इंसान का, आम पाकिस्तानी का सड़कों पे निकलना पीडीएम की कॉल पे ये साबित करता है कि मौजूदा हुकूमत ने उनके लिए कुछ डिलीवर नहीं किया। वो परेशान है और अपनी परेशानी का इजहार सड़कों पे आकर और पीडीएम के जलसों में आकर वो कर रहे हैं। हुकूमत के अलामिये के मुताबिक ये तमाम जलसे करप्शन को जस्टिफाई करने के लिए हो रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये बात तो तब सच थी अगर मौजूदा हुकूमत में करप्शन खत्म हो गई। अगर ये मान भी लिया जाए कि पिछली गवर्नमेंटें करप्ट थी, उन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क को नुकसान दिया है, तो इस हुकूमत ने आकर करप्शन को क्या रोका है? क्या इसके दौर में करप्शन नहीं हो रही? माफियाज का राज नहीं है? मेरे भाई आपको सिर्फ एक बात बता दूं, सऊदीया के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था। सऊदी गवर्नमेंट कहा था कि 3 साल के लिए हम $24 करोड़ का फ्यूल हर मंथ आपको देंगे। इस गवर्नमेंट ने 1 साल में सिर्फ $76,000 का फ्यूल उठाया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह फ्यूल माफिया है। अगर ये लोग सऊदीया से फ्यूल को उठा लेते तो मुल्क के अंदर फ्यूल की प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते थे, जिसकी वजह से फ्यूल माफिया इनको कुछ देने को तैयार नहीं था।
तो इन्होंने फ्यूल माफिया के मफादात को सामने रखते हुए सऊदीया से एक साल में 76 करोड़ डॉलर का फ्यूल इंपोर्ट किया है और 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का फ्यूल नहीं उठाया। यही वजह है कि इसकी वजह से मुल्क में हर 15वें रोज फ्यूल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अगर सारा फ्यूल मुल्क में आ जाता तो ये प्राइसेस बढ़ाने की पोजीशन में नहीं थे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि पिछली हुकूमतें करप्शन की है या मौजूदा हुकूमत करप्शन कर रही है। पिछली गवर्नमेंट के दौरान चीनी 45 रुपए किलो बिकती रही है, जबकि मियां शहबाज शरीफ की अपनी भी शुगर मिलें थी, उन्होंने चीनी की 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ाई थी। मौजूदा हुकूमत में चीनी का रेट 110 रुपए फी किलो है। पिछली हुकूमत के दौरान गन्ना 180 रुपए फी 40 किलो बिक रहा था। अब भी किसान से 200 रुपए मन गन्ना उठाया जा रहा है, जबकि चीनी 45 से 110 रुपए किलो पे हो गई है। तो क्या ये करप्शन के बगैर हो रहा है? यही पोजीशन गंदम और आटे की है, दूसरी अजनास की भी यही पोजीशन है। ये तो भाई इनका एक सियासी नारा है जिस पे ये ढोल बजा के अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में किसी ने इनसे ये नहीं सुनना कि नवाज शरीफ ने कितना लूटा था, जरदारी साहब ने कितना लूटा था। हर आदमी ने, हर वोटर ने इनसे एक ही बात पूछनी है कि आपने हमारे लिए क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज तक अपने वोटर के लिए कुछ डिलीवर नहीं कर सके। आज तक इन्होंने वो काम नहीं किया जो इन्होंने अपने मंशूर में दिया था। 50 लाख घर का वादा किया था, अभी तक तो 5000 भी नहीं बन सके। 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, अभी तक ये कोई 30 लाख लोगों को नौकरियों से निकाल चुके हैं और आगे मुसलसल निकाल रहे हैं। पीआईए को इन्होंने सिर्फ ग्राउंड पे इसलिए खड़ा किया है ताकि आने वाले वक्त में इसको बेच सके, और फिर भी ये पाक साफ और करप्शन से पाक हैं। पिछली हुकूमतें लुटेरी थी। मुझे तो इस आइडियोलॉजी की आज तक समझ नहीं आई, क्योंकि जमीन पे जो इनकी आइडियोलॉजी है वो मुख्तलिफ है। ग्राउंड रियलिटीज इसके खिलाफ है। ये नारा लगाते थे कि पिछली गवर्नमेंट में 12 अरब रुपए की हर रोज करप्शन हो रही है। तकरीबन 2 साल से इनको जायद वक्त हो गया है। वो खरबों रुपए बनते हैं जो करप्शन से बचे हैं, वो इन्होंने किधर किए हैं? अवाम पे लगाए हैं, उस पैसे से अवाम को रिलीफ दिया है। अगर नहीं दिया तो उसकी 2 ही बातें हैं कि या पिछली हुकूमतों में करप्शन इस हद तक नहीं थी जितनी ये बात करते हैं, या ये उनसे ज्यादा करप्ट है जो अभी तक इतना बड़ा पैसा बचाने के बावजूद, करप्शन खत्म करने के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके। तो ये कैसे कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में करप्शन थी और अब नहीं है? जी शाह साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब कब वतन तशरीफ लाएंगे और पाकिस्तान की अदलिया से किए गए वादे के मुताबिक अदलिया के रूबरू पेश होंगे? मेरे भाई, मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो पाकिस्तानी है और उसने पाकिस्तान में ही रहना। उसने पाकिस्तान में सियासत करनी है, पाकिस्तान की अदालतों को फेस करना है। वो अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करते हैं और अदालतों में हर चीज को फेस करते हैं। पीछे जो कुछ हुआ वो अरशद मलिक ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि वो लोग कितने करप्ट थे। आज तक जो भी केसेस चल रहे हैं, किसी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर
या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। ज़बानी कहने से तो कोई लोग करप्ट नहीं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ जेल में है, पाकिस्तान आए हैं, सरेंडर किया है। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी जैसे ही उनकी सेहत ठीक होगी, डॉक्टर उनको सफर के लिए अलाउ करेगा, वो पाकिस्तान आएंगे और हर चीज को फेस करेंगे, अदालतों में अपनी सफाई देंगे और अदालतों में ही अपने आप को डिफेंड करेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालतों से वो बाइज्जत सुखरू होकर निकलेंगे। शाह साहब, बड़ा ही मुख्तसर सा, बहुत ही छोटा सा एक सवाल है और मासूमाना सा सवाल है आपसे, ये कि नवाज शरीफ साहब की खुद साख्ता जला वतनी क्या मकाफात अमल तो नहीं? वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गए, पहले ही इंग्लैंड में उनके डॉक्टर ने 2 उनके बाईपास किए थे। पहली एंजियोप्लास्टी में उनके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई, वही डॉक्टर आज भी उनका इलाज कर रहा है। हुकूमत में, अपोजिशन में उसी डॉक्टर के वो जेर इलाज रहे हैं, आज भी उसी के जेर इलाज हैं। यहां से जब गए थे कि जो हालात हैं, आज भी हॉस्पिटल में उनके ब्लड के नमूना जात महफूज पड़े हैं। आज भी दुनिया की किसी लेबोरेटरी से उनको चेक करवा लें कि मसला क्या था, आज भी आपको पता चल जाएगा कि किन हालात में मियां साहब इस मुल्क से बाहर गए। उनका इलाज हो रहा है, जिस वक्त उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल होगी इंशाल्लाह वो मुल्क में वापस आएंगे। कोई जलावतनी की बात नहीं है, ना उनको जलावतन किया गया है, ना वो खुद साख्ता जलावतनी में। ये तो इंसानियत का सवाल है ना कि एक मरीज इंसान जब तक उसका इलाज मुकम्मल ना हो, उसको डॉक्टर अलाउ ना करे, आप कहें कि वो सरेंडर कर दे, ये कैसे मुमकिन? क्या दुनिया में कोई ताकत ऐसी है जो किसी इंसान की जिंदगी की श्योरिटी दे सकती है कि वो सरेंडर करके आ जाएं तो उनको कुछ भी नहीं होगा? अगर इनको इतना ही पता था तो फिर गवर्नमेंट ने उनको मुल्क से जाने क्यों दिया? मुल्क से तब ही भेजा है ना। यहाँ पे जितने एक्सपर्ट थे उनकी राय थी, उनके साथ साथ शौकत खानम का जो चीफ डॉक्टर था वो भी उस टीम में शामिल था, और डेली की रिपोर्ट वो प्राइम मिनिस्टर को देते थे। इनकी सूबाई हेल्थ मिनिस्टर वो हर रोज इसको वॉच कर रही थी। फिर इन सब लोगों ने इकट्ठे होकर अलाउ किया कि आप चले जाएं, अपने इलाज के लिए चले, और अब वो कहते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ के वापस आ जाएं। ये कहाँ की इंसानियत है? इंशाल्लाह जब भी मियां साहब से याब होंगे, उनका इलाज मुकम्मल होगा तो वो वापस पाकिस्तान की जमीन पर होंगे। उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तानियों के साथ है। कोई खुद साख्ता जलावतनी का इशू नहीं है। शाह साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तरफ मरियम साहिबा फरमाती हैं कि इमरान खान कठपुतली हैं और पाक आर्मी हुकूमत कर रही है, दूसरी तरफ शायद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि कैप्टन सफदर वाले वाकये की तहकीकात इमरान खान साहब क्यों नहीं करते, आर्मी चीफ क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी पार्टी के आलामिये के में तजाद तो नहीं? एक तरफ पीएम को मान भी नहीं रहे और दूसरी तरफ उनसे तहकीकात करने पर बाधित हैं। देखिए जी, कैप्टन सफदर ने वहां पे एहतियाते में क्या कहा कि वोट को इज्जत दो। उसने वही नारा लगाया जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मादरे मिल्लत ने लगाया था। मादरे मिल्लत ने भी यही कहा था अपने वक्त में जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी थी कि वोट को इज्जत। मियां साहब का यही बयानिया है और मुतालबा है कि वोट को इज्जत दो, जो शख्स जिस जमात को वोट दे उसके नाम पे ही वो काउंट किया जाए। बाकी कैप्टन सफदर को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया, एक बेलेबल ऑफेंस में जिस तरीके से गिरफ्तार करके ले जाया गया, उसका ड्रामा पूरी दुनिया देख चुकी है और वो आप लोगों के सामने आ चुका है कि उसमें क्या किया गया। कैप्टन साहब ने कोई ऐसी बात तो वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। यही नारा लगाया ना कि वोट को इज्जत दो। क्या आप लोग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बसते हैं वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में एक वोट की इज्जत हो?
जो जमात वोट लेके आए उसके फैसले पार्लियामेंट के अंदर हों, पार्लियामेंट के बाहर के फैसले उस पर मुसल्लत ना किए जाएं। कैप्टन सफ्दर का भी यही मुद्दा था ना, वोट को इज्जत दो ताकि पार्लियामेंट सुप्रीम हो और हर फैसला पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के फ्यूचर का पार्लियामेंट के अंदर। मेरी नजर में तो ये कोई जुर्म नहीं है। उर्दू जबान जो है वो पाकिस्तान की कौमी जबान है और इंशाल्लाह यही उर्दू जबान कौमी जबान रहेगी। इलाकाई जबानों की तरवीज के लिए काम होना चाहिए। हम कहते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया में एक ही जबान बोली जाती है? मुख्तलिफ इलाकों में यकीनन मुख्तलिफ जबानें बोली जाती हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाता है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और इंशाल्लाह हमेशा उर्दू रहेगी। हमारे आईन में भी इसकी जमानत है कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, लेकिन इसके साथ इलाकाई जबानों को तहफ़्फ़ुज़ देना या उनकी तरवीज करना कोई ऐसा जुर्म नहीं। ऑपोजिशन जिसमें माजी के राइवल्स और आज के दोस्त शामिल हैं, जो पहले एक दूसरे की करप्शन और महंगाई के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते थे, अब वो कौन सी वजह है जिसने एक दूसरे को के पेट काटने वाले और एक दूसरे को लटकाने वाले शीरो शकर हुए हैं? मेरे भाई, हर सियासी जमात का एक अपना एजेंडा होता है, हर सियासी जमात का एक अपना नारा होता है। ये जो बात करते हैं कि ये करप्शन को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, नहीं, ये बात गलत है। हम मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम कौम को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पीपल पार्टी का अपना एजेंडा है, मुस्लिम लीग नून का अपना एजेंडा है और दोनों जमातें अपने एजेंडे और अपने झंडे के तहत आने वाला इलेक्शन भी लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पर सिर्फ इल्जाम तराशी से अपने आप को सही साबित कर सकें। आपने पकड़ लिया, आपने 90 दिन रिमांड पे रखा, आपने उनको जेल में डाल दिया, आज तक आप कोई भी सबूत उनके खिलाफ अदालतों में पेश नहीं कर सकते। सिर्फ कहने से, पकड़ने से, जेल में डालने से तो कोई आदमी मुजरिम साबित नहीं होता। क्या आपने यूरोप में ऐसे अलायंस बनते नहीं देखे कि पहले वो जमातें एक दूसरे के खिलाफ सफारा होती हैं और इलेक्शन के बाद, बिलखसूस जर्मनी में पिछले 3 हुकूमतें ऐसी बनी हैं कि इलेक्शन उन्होंने अलग-अलग मंशूर के तहत लड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है, लेकिन इलेक्शन के बाद उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। दूसरे ममालिक की भी हजारों मिसालें ऐसी हैं कि वो जमातें इलेक्शन जब लड़ती हैं तो अपने अपने मंशूर के तहत लड़ती हैं। बरतानिया बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, वहां भी कई बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन उन्होंने जमातों ने अलहदा लड़ाया और जरूरत पड़ी है तो उन्होंने कोलिशन बनाई है और वो चलती भी रही है। ये तो कोई बात नहीं है कि आज का इत्तेहाद, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद है, अपोजिशन का इत्तेहाद गवर्नमेंट के खिलाफ बना है, तो उसमें हर वो जमात जिनके माजी में जितने भी इख्तिलाफात रहे हैं वो इकट्ठे हैं। करप्शन कहने से तो करप्शन साबित नहीं होती। मेरे भाई, अगर पीछे करप्शन थी और आज खत्म हो गई है तो पाकिस्तानी कौम कभी भी रोड पे ना आती। माजी से ज्यादा इफेक्टिव है आज का पाकिस्तानी, करप्शन से, महंगाई से, तभी वो बेचैन होकर सड़कों पर निकल रहा है। पीडीएमए की मेन स्ट्रीम पार्टीज का कौन सा स्टांस सही है, 2018 के इलेक्शन से पहले का या उसके बाद का? मेरे भाई, आप अपने सामने एक लिस्ट रख लें, डॉलर ने रुपए का जो अशर किया है वो भी आपके सामने है। आप इंसान की अशियाए जरूरिया जो हैं उनकी एक लिस्ट रख लें कि 2017 में उनकी क्या प्राइस थी और आज क्या है। एक वर्कर की तनख्वाह 2017 में क्या थी और आज क्या है।
उसी से मुआवजा करें कि 2017 में लोग आसूदा जिंदगी बसर कर रहे थे या आज के दौर में आसूदा जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे भाई 2017 में इस हद तक महंगाई नहीं थी। आम वर्कर अपने आप को महफूज और खुशहाल तस्वर कर सकता। मुल्क में सड़कों का जाल बिछ रहा था, मुल्क में बिजली के कारखाने लग रहे थे। 31,000 मेगावाट उन दिनों में बनाए। हमारे यहाँ लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। क्या आज बिजली की वही कीमत है जो 2017 में थी? क्या आज फ्यूल की वही कीमत है जो 2017 में थी? क्या आज आटे की वही कीमत है जो 2017 में थी? हम मेरे भाई एक ज़राई मुल्क हैं। 2018 तक हम अपनी गंदम पैदा करके अपना पेट पाल रहे थे। आज हम रशिया से गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। उसकी क्या वजूहत हैं? ये 18 का इलेक्शन ही है जो हमें खुद इन्हिसारी से हटा के गंदम इंपोर्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। वरना ज़राई मुल्क होने के नाते से हमें गंदम इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सारे सम्राट 2018 के इलेक्शन के हैं। 2013 में जो हुकूमत बनी, आप उसमें जितने मर्जी इल्जामात लगा लें, लेकिन लेमैन उसमें खुशहाल था, लेमैन उसमें आसूदा था, मुल्क की तरक्की हो रही थी और हमारी इकोनॉमिक्स टेक ऑफ करने के करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम आज फिर उसी गिरदाब में फंस गए हैं। आज फिर हम IMF से कर्जे ले रहे हैं। आज फिर हम मुआशी बदहाली की तरफ हैं। पहली बार हमारी सालाना पैदावार माइनस में गई है। वरना जब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी थी उस वक्त हमारी सालाना पैदावार 5.5 थी। आज हम माइनस में हैं। आप किस किस चीज का 13 और 18 के साथ मुवाजना करते रहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। आखिर में मैं आज के प्रोग्राम को इस दुआ के साथ ख़त्म करूंगा कि ए मेरे रब, मेरे इस अजीम मुल्क की हिफाजत फरमा और इसको अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। आमीन। शुक्रिया शाह साहब, और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज। तो आइए मिलकर अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज बनाएं। WB by हिमानी, हाइजीन एंड पर्सनल केयर।